हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स प्रज्ञा गोस्वामी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। पिछली ही वीडियो में हमने किया था टॉपिक माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक है वो करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा जो है वो कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी से रीड करके हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का यहाँ पे मीनिंग क्या है, देखिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्रीज़ में बन रहे हैं, उनमें माइक्रोब्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने में जो माइक्रोब्स का रोल है वो हमें यहाँ पर पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Even in industry, microbes are used to synthesize a number of products valuable to human beings. इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है माइक्रोब्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स को यूज़फुल होते हैं। बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं, यानी कि बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं और माइक्रोब्स इनमें रोल प्ले करते हैं। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल, अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल पे कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स फॉर्मेंटर्स। यानी कि अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल पे कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ बना रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या होता है कि माइक्रोब्स चाहिए होते हैं बहुत लार्ज वेसल्स के अंदर। बहुत बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं, इनके अंदर हमें माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट होती है और इन लार्ज वेसल्स को हम यहाँ पे फॉर्मेंटर्स बोलते हैं। लार्ज वेसल्स को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेंटर्स। ठीक है, अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो हम माइक्रोब्स को लार्ज लार्ज वेसल्स में ग्रो कराते हैं, जिसको हम फर्मेंटर्स बोल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये देखिए, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये है फर्मेंटर्स। ये फर्मेंटर्स दिखा रखे हैं आपको, 4 दिखा रखे हैं पिक के अंदर। और इसी में ही माइक्रोब्स को अगर हमें इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन करनी है तो हमें इसी के अंदर ही माइक्रोब्स को ग्रो करवाना पड़ता है। ये लार्ज लार्ज वेसल्स हैं जिसको हम फर्मेंटर्स बोलते हैं। तो चलिए अब फर्मेंटेड बेवरेजेस से स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब्स स्पेशली यीस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। देखो, माइक्रोब्स के अंदर जो स्पेशली यीस्ट है, देखो यीस्ट जो है वो किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए काम आ रही है। अगर हमें वाइन का प्रोडक्शन करना है, बियर को बनाना है, विस्की को बनाना है, ब्रांडी को बनाना है, रम को बनाना है, तो इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए जो है वो ईस्ट का हम यूज़ करते हैं। फॉर दिस पर्पस द सेम यीस्ट सैक्रोमाइसिस क्रेविसेस, आपको पता है जो सैक्रोमाइसिस क्रेविसेस है वो हमने पिछले ही माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट टॉपिक में पढ़ा था कि ये ब्रेड मेकिंग के लिए यूज़ होती है और इसको हम ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं। यही सेम यीस्ट जो है वो वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम इन सभी का प्रोडक्शन करती है। यूज्ड फॉर फर्मेंटेड माल्टेड सीरियल्स, फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। और यही जो यीस्ट है ये वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम का तो प्रोडक्शन कर ही रही है, बट साथ ही साथ माल्टेड सीरियल्स का, फ्रूट जूस भी बनाने का ही काम करती है, ताकि उससे वो आगे इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। अब कहता है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि फर्मेंटेशन करने के लिए हमें कौन सा रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, विद डिस्टिलेशन कर रहे हैं, विदाउट डिस्टिलेशन कर रहे हैं। तो इसी मेथड से डिफरेंट टाइप्स की अल्कोहलिक ड्रिंक्स हम यहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स कैसे ऑब्टेन होती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, कि जो हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका टाइप कौन सा है। अब यहाँ पे जो मेन मुद्दे की बात होती है जो आपको याद भी रखनी है ये है कि दैट वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। जो वाइन और बियर हैं वो विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होते हैं, उनको हमें डिस्टिलेशन की टेक्निक जो होती है वो परफॉर्म नहीं करनी पड़ती है ना। बट जो विस्की, ब्रांडी, रम है, देखो ये जो तीनों हैं ये डिस्टिलेशन के थ्रू ही प्रोड्यूस होती हैं, विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस नहीं होती हैं।
आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये वाली जो फोटो दिखा रखी है आपको दिखा रखी है फर्मेंटेशन प्लांट की, ठीक है। तो ये कह रहा है फोटोग्राफ ऑफ फर्मेंटेशन प्लांट इज गिवन इन द फिगर 8.5। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें सब कुछ बेसिकली जो चैप्टर है टोटली लर्निंग बेस्ड है, बट येस मैं एक बार आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी बड़े ध्यान से हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discovery of 20th century। अब आपसे कोई पूछ ले कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कौन से सेंचुरी में बनी थी, है ना, कब बनी थी, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए 20th सेंचुरी, है ना। और ये क्वेश्चन आ भी जाता है। हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जब से एंटीबायोटिक्स आई हैं तो हमें काफ़ी ह्यूमन्स को काफ़ी लाभ भी मिला उससे, है ना, काफ़ी यूजफुल भी वो रही हैं। देन कहता है एंटी इज अ ग्रीक वर्ड। एंटी एक ग्रीक का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अगेंस्ट। एंटी का मीनिंग होता है अगेंस्ट और बायो का मीनिंग होता है लाइफ। और अगर हम दोनों को इकट्ठे मिला दें तो इनका मतलब हो गया अगेंस्ट लाइफ। अगेंस्ट लाइफ इन कंटेक्स्ट ऑफ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कहता है कि अगेंस्ट लाइफ अगर हम डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तब इनका मीनिंग अगेंस्ट लाइफ जो है वो बनता है। वेयरएस अगर हम ह्यूमन बींग्स के रेफरेंसेस का बात करें तो वो प्रो लाइफ है, मतलब लाइफ के साथ है, मतलब अगेंस्ट नहीं है ना। सो एंटीबायोटिक्स एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि कुछ माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं और किल करते हैं और रिटार्ड करते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रोब ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। सो बेसिकली यहाँ पे आपको बता रखा है दैट एंटीबायोटिक्स जो हैं वो एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कुछ माइक्रोब्स ही प्रोड्यूस करते हैं, किल करते हैं और रिटार्ड करते हैं ग्रोथ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स की। फिर कहता है यू आर फैमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक सभी नहीं मोस्टली सुनी होती है, नहीं सुनी तो आपने आज सुन ली। ये जो एंटीबायोटिक है ये काफ़ी फैमिलियर है, काफ़ी फेमस भी है। डू यू नो दैट पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर। जो पेनिसिलिन है वो पहली एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर हुई थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हो जाता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम स्कूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी वो पेनिसिलिन थी। और ये कैसे प्रोड्यूस हुई थी वो भी आपको बता रखा है कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो वर्क कर रहे थे स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर। तो जब वो स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे तो उन्होंने एक बार देखा कि अ मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स अराउंड विच स्टेफिलोकोकाई कुडंट ग्रो। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, उसको देख रहे थे, जो भी उसके ऊपर काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक बार ऑब्जर्व किया कि जो एक मोल्ड है वो ग्रो हो रहा है अनवॉश्ड कल्चर प्लेट में, जिसके अराउंड जो स्टेफिलोकोकाई है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। He find out that it was due to a chemical produce। देखो अब स्टेफिलोकोकाई क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा, तो उन्होंने ऐसा माना कि he found that कि वहाँ पे केमिकल जो है वो प्रोड्यूस हो गया है, मोल्ड ने उसको प्रोड्यूस किया है और उन्होंने फिर उसका नाम रख दिया पेनिसिलिन। आफ्टर द मोल्ड का नाम पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि पहले ही पता था, उसके बाद उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, पेनिसिलिन रख दिया। However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ornstein and Howard Florey। अब इसको बाद में जो एंटीबायोटिक को किसने इस्टेब्लिश किया, दो साइंटिस्ट ने इस्टेब्लिश किया, ऑर्नस्टेन, होवर्ड फ्लोरे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है तो आपको याद रखना है। उसके बाद कहता है एंटीबायोटिक वॉज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स। जो एंटीबायोटिक है वो अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने में यूज़ होती है जो कि वर्ल्ड वार 2 में वाउंड हो गए थे, यानी कि जिनको जख्म वगैरह हो गए थे, तो उसको ठीक करने के लिए। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर द डिस्कवरी। अब जो ये 3 साइंटिस्ट है फ्लेमिंग, चेन, फ्लोरे, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 के अंदर क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की थी एंटीबायोटिक्स की। तो ये क्वेश्चन भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आफ्टर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के बाद अदर एंटीबायोटिक्स ऑल्सो प्योरीफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, यानी कि पेनिसिलिन के बाद बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आ गई थी। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीज। एंटीबायोटिक्स ने बहुत सारे डिसीजेज को
मतलब compete करने में, या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। डेडली डिसीज़ यानी कि जिनका कोई भी मतलब वो नहीं था, मतलब जो ठीक नहीं हो सकती, जैसे आज के टाइम में कैंसर है ऐसे, सच एज प्लेग, वूपिंग कफ को हम कहते हैं काली खांसी, डायफ्थीरिया जिसको हम कहते हैं गालघोटू, लेप्रोसी कुष्ठ रोग, विच इज़ यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। इन डिसीजेस की वजह से मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ हो जाती थी। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। आज हम एंटीबायोटिक्स के बिना अपना वर्ल्ड जो है वो इमेजिन नहीं कर सकते। तो एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं आज की डेट के अंदर। तो एंटीबायोटिक्स कौन सी डिसीजेज़ को ठीक करती हैं, ट्रीट करते हैं डेडली डिसीज़ को, जो आपको याद रखना है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसी के ही नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, कुछ और बातें हम करेंगे माइक्रोब्स से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से ही रिलेटेड। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं और आज इस टॉपिक को हम एंड अप ही करेंगे। एक टॉपिक, मैंने कहा था ना 1 टॉपिक इन ईच वीडियो, तो वही सिस्टम जो है वो मैं चला रही हूँ। देखिए अब माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल्स और एंजाइम्स। जो माइक्रोब्स हैं उनको भी यूज हो रहे हैं वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब कुछ केमिकल्स को माइक्रोब्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो केमिकल्स का नेम क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल्स और एंजाइम्स। जो माइक्रोब्स हैं वो इन 3 केमिकल्स को बनाने में भी हेल्प कर रहे हैं। वो 3 केमिकल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल, एंजाइम। फिर कहता है एग्जाम्पल ऑफ एसिड प्रोड्यूसर। एसिड प्रोड्यूसर्स का एग्जाम्पल है एस्परगिलस निगर जो कि एक फंगस है सिट्रिक एसिड का, एसिटोबैक्टर एसिटाई जो कि बैक्टीरिया है एसिटिक एसिड का, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिसियम जो कि एक बैक्टीरिया है ब्यूट्रिक एसिड का, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड का। ये वाला जो पैराग्राफ है मैं इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानती हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने खुद ने देखे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये वाले आपको सारे याद रखने हैं। और एस्परगिलस निगर जैसे कि फंगस है सिट्रिक एसिड का, तो ऐसा आपको याद होना चाहिए। एसिटोबैक्टर एसिटाई जो बैक्टीरिया है एसिटिक एसिड का, तो आपको याद होना चाहिए, मतलब कौन फंगस है, कौन बैक्टीरिया है और किसका है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब जैसे क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिसियम जो बैक्टीरिया है ब्यूट्रिक एसिड का है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो लैक्टिक एसिड का है। तो मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ। यहाँ से क्वेश्चन नीट में भी मैंने बहुत बार देखे हैं और स्कूलिंग के लिए भी आप इसको याद करेंगे, ठीक है। तो अब दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको इंपॉर्टेंट मानती हूँ, तो कुछ भी हमें स्किप नहीं करना है। जो भी एनसीईआरटी में गिवन है वो हमें हर एक लाइन आती होनी चाहिए, तभी हम कोई कॉम्पिटिशन या फिर जो भी है स्कूलिंग आपके बोर्ड एग्जाम वो क्लियर कर पाते हैं अच्छे मार्क्स से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यीस्ट जैसे कि सैक्रोमाइसिस क्रेविसिस यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। जो यीस्ट है सैक्रोमाइसिस क्रेविसिस हमने पढ़ा था, ये ब्रेड मेकिंग में भी यूज होती है, इसको हम ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं, और ये इथेनॉल को भी प्रोडक्शन करती है, इथेनॉल भी ये बनाती है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। माइक्रोब्स का हम यूज़ करते हैं अगर हमें एंजाइम्स का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। फिर आता है लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस, हेल्प इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। अब जो लाइपेज है वो डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में यूज़ होता है और ऑयली स्टेन्स को रिमूव करता है। यानी कि जो लाइपेज है उसका मेनली जो काम ये है वो क्या है, जो मेनली उसका काम है वो ये है कि जैसे कपड़ों पे कई बार आपको पता है क्लॉथ्स के ऊपर कई बार ऑयली स्टेन, कोई दाग, कोई धब्बा लग जाता है, तो उसको जो है वो लाइपेज बिल्कुल क्लियर कर देता है, उस दाग को रिमूव कर देता है। रिमूविंग करने में हेल्पफुल है वो बहुत ज़्यादा, उसको रिमूव करने में, तो उसमें लाइपेज जो है वो हेल्प करता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अगर हम इसको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। यू मस्ट हैव नोटिस दैट बॉटल्ड फ्रूट जूस ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट आर क्लियरर एज कम्पेयर टू दोज और होम। आपने कहता है कि काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि जो बॉटल्ड फ्रूट जूस है, यानी कि आपने देखा होगा कि जो फ्रूट जूसेस होते हैं वो पूरे मतलब पैक होते हैं बॉटल्स में, हम मार्केट से लाते हैं, तो वो ज़्यादा क्लियर दिखते हैं। अगर हम घर पे बनाएं वो थोड़े क्लियर नहीं होंगे, बट जो मार्केट से आए वो ज़्यादा क्लियर दिखेंगे। दिस इज़ बिकॉज, ये किस वजह से है, क्योंकि जो बॉटल जूसेस हैं वो क्लैरिफाई किए जाते हैं पैक्टिनेज और प्रोटीएज का यूज़ करके, इन दो का यूज़ करके। ये थोड़ा क्लियर नहीं है तो इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ, ऐसा ना हो कि आपको क्लैरिटी ना आए, है ना। तो देखो पैक्टिनेज और प्रोटीएज का यूज़ करके जो है उसको क्लैरिफाई किया जाता है, इस वजह से जो मार्केट के जूसेस होते हैं वो ज़्यादा क्लियर होते हैं।
अब आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। द मॉडिफाइड जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहता है कि जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से प्रोड्यूस होता है और इसको हम यूज़ करते हैं क्लॉट बस्टर की तरह, यानी कि ये ब्लड वेसल में से जितने भी हमारे क्लॉट्स होते हैं उसको रिमूव करता है ऑफ पेशेंट्स। किन के क्लॉट्स रिमूव करता है ब्लड वेसल्स में से? जिनको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, यानी कि जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, उनके जो क्लॉट्स हैं ब्लड वेसल में से ये रिमूव करता है। कौन? स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो आपको लाइपेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज के फंक्शंस आपको हर एक के याद होने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ याद करना है। अब कहते हैं अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, एक और हमारे पास बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। अब इसका भी आपको फंक्शन याद रखना है, जैसे आपने लाइपेज का रखा, स्ट्रेप्टोकाइनेज का रखा, इसको भी आपको फंक्शन याद रखना है साइक्लोस्पोरिन ए कि भाई साइक्लोस्पोरिन ए का क्या फंक्शन है। ये जो है एक इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट के फॉर्म में यूज़ होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, मतलब जैसे किसी के लंग्स फेल होगी तो हमें किसी और के लंग्स उसके अंदर बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। तो जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में। और ये कौन जो है वो प्रोड्यूस करता है? फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक नाम कि ये फंगस है, बैक्टीरिया है, क्या है, तो आपको याद रखना पड़ता है और हर एक का फंक्शन भी आपको याद रखना पड़ता है। साइक्लोस्पोरिन ए के बाद आते हैं यहाँ पे स्टैटिन्स। जो स्टैटिन्स है वो यीस्ट प्रोड्यूस करती है, और कौन सी यीस्ट प्रोड्यूस करती है? मोनेस्कस परप्यूरियस। तो ये सारे आपको याद रखने पड़ते हैं। ये कमर्शलाइज्ड हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट्स में ये यूज़ होते हैं। कौन? स्टैटिन्स, जो कि प्रोड्यूस करिए यीस्ट। मोनेस्कस परप्यूरियस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। की जो एंजाइम्स हैं यहाँ पे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका टॉपिक है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर से इसको सब्सक्राइब चैनल को कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय।